हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट लर्निंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन के सेट 5 के बारे में। सेट 5 में 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं और सेट 4 जो है 1 2 3 4 सेट करा चुके हैं, यानी कि आपके 20 × 4 80 क्वेश्चन हो चुके हैं साइंस के। और आज जो है 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले 4 सेट आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आज का भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका जो ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी और विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। मिल्क में ऐसा कहा जाता है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी होता है, लेकिन जब हम दूध को गर्म करते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अश्रु गैस किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, O2 क्लोरोएसिटोफिनोन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन को हम अश्रु गैस कहते हैं। और यहाँ पे आप ऑप्शन में देख रहे हैं N2O, इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो एक अन्य नाम है वो है लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस भी कहते हैं इसको, लॉफिंग गैस कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें याद रखनी, पहला अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन और एक होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस। नेक्स्ट बात करते हैं, अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? ऑप्शन है 0, अधिकतम, न्यूनतम या इनमें से कोई नहीं। तो अतिचालक को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अतिचालक को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वाशी-योरकर तथा मरेशमस की बीमारी किसकी कमी से होती है? आपको ऑप्शन है विटामिन, रक्त, प्रोटीन या पोषण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रोटीन। क्वाशी-योरकर और मरेशमस की बीमारी जो होता है प्रोटीन की कमी से होती है। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण की कमी से, जो होता है वो होता है लेप्रोसी। पोषण की कमी से लेप्रोसी होती है, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। और अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड की कमी से जो होती है वो होती है एनीमिया। ब्लड की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। दो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का पाठ समान होता है? तो ऑप्शन है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -40 डिग्री सेल्सियस, ये जो सेल्सियस, इससे पहले हम डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे, लेकिन अब जो है इसे डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे तत्व की बात की गई है, सर्वाधिक तत्व की बात की गई है। अगर हम धातु की बात करते हैं, अगर हम भूपर्पटी पे अगर हम धातु की बात करें तो आपका एल्यूमिनियम सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तत्व की बात की गई है तो ऑक्सीजन सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें आप ये क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का जो यूज है वो जो है स्याही को हटाने में, स्याही के जो धब्बे होते हैं उनको हटाने में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भोजन को ज़्यादा पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्जेलिक अम्ल, फोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो अगर हम भोजन को ज़्यादा पकाते हैं तो हमारे भोजन से फोलिक अम्ल की कमी हो जाती है, यानी फोलिक एसिड जो होता है वो नष्ट हो जाता है, फोलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है आपका बागवानी, वृक्ष उत्पादन, रेशम उत्पादन और फलों के अध्ययन से।
इस क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। सेरीकल्चर जो है, पहले इसके बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगर हम फलों के अध्ययन की बात करें तो इसको हम पोमोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी। दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम बागवानी की बात करें तो इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और अगर हम बीज उत्पादन की बात करें तो इसको कहते हैं अर्बोरिकल्चर। तो यानी आपने चारों देख लिया, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, वृक्ष उत्पादन, अर्बोरिकल्चर, रेशम जो है ये आपका सेरीकल्चर है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक, कोई भी इसमें से बार बार ये चीज़ें जो है बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हैजा किस सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम, विब्रियो कॉलेरी, लिस्मानिया या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैजा की, तो हैजा जो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। लेकिन अगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से जो है पेचिस होती है। क्या होता है? पेचिस की बीमारी हो जाती है। और अगर प्लाज्मोडियम आपको पता होगा, ये मलेरिया, इसकी वजह से होती है मलेरिया। और इसका जो वेक्टर होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी की आयु का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपका यूरेनियम डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि, कोबाल्ट डेटिंग विधि या नन ऑफ दिस। तो अगर हम पृथ्वी की आयु का परीक्षण करना है तो हमें यूरेनियम डेटिंग विधि यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर कार्बन डेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है तो कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं, फोजिल्स होते हैं या जीवाश्म कह लें, या जो जीवाश्म होते हैं उनकी जो है आयु का निर्धारण किया जाता है कार्बन डेटिंग की। फोजिल्स या जीवाश्मों के आयु का निर्धारण जो है वो कार्बन डेटिंग के थ्रू किया जाता है। तो ये दोनों आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? देखिए, अगर ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है तो वो भी एक बीमारी होती है। और अगर ऑप्शन देख लीजिए, हीमोफीलिया, रंजकहीनता, क्षय रोग या टिटनेस। तो रक्त का थक्का जो नहीं जमने की प्रॉब्लम वो होती है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया को शाही बीमारी भी कहा जाता है, शाही डिजीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पता जो है ब्रिटेन के शाही परिवार में इस बीमारी का पहली बार पता चला था। ठीक है, और हीमोफीलिया के बारे में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये जो है जेनेटिकल डिजीज है। ठीक है, आनुवंशिक बीमारी है और इसे शाही बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये पे बात करें रंजकहीनता की, तो ये रंजकहीनता जो है एक कलर ब्लाइंड एल्बिनिज्म होता है। क्षय रोग आपको पता होगा, ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी को कहते हैं क्षय रोग। ठीक है, इसका जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है जिसको मतलब टीबी हो जाता है। टिटनेस को जो है लॉकचा भी बोलते हैं, लॉकचा। ठीक, ध्यान रखना है आपको सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर जंग लगने पर लोहे के बारे में क्या परिवर्तन आता है? जब लोहे पे जंग लगता है तो उसमें क्या चेंजेस आती है? ऑप्शन है आपका भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भार बढ़ जाता है। अगर लोहे पे जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, जंग। ठीक है, जंग जो है जंग का जो है केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो जंग का जो फार्मूला हो जाएगा Fe2O3XH2O। यह फार्मूला जो है एक बार नोट कर लेंगे। जंग का फार्मूला होता है Fe2O3XH2O। इसको हम फेरिसोफेरिक कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बैरोमीटर में पारे के तेल लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये तल है, ये है तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपका आंधी तूफान, सुनामी, साफ मौसम या वर्षा। जो बैरोमीटर होता है, अगर इसका जो रीडिंग अगर एकाएक गिर जाती है तो ये आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है, या रीडिंग अगर एकाएक बढ़ जाए तो ये साफ मौसम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर रीडिंग जो है गिर जाती है, अचानक गिरती है, तो वो आंधी तूफान को शो करेगा, या अगर रीडिंग ऊपर उठती है अचानक से तो वो क्लियर वेदर यानी साफ मौसम के बारे में संकेत करेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 15। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल ऑप्शन है आपका ठोस, द्रव, गैस एवं निर्वात। तो ध्वनि की चाल अगर सर्वाधिक बात करें तो ठोस में होती है, और अगर हम ये नीचे आते चले जाएं तो ध्वनि की चाल जो है वो धीरे धीरे कम होती है। यानी कि सबसे पहले ठोस, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। अगर निर्वात निर्वात में बात करें तो निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है शून्य होती है। ठीक है। और ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब जिन्हें मीडियम की आवश्यकता होती है तैरने, जिन्हें मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और वहीं कई बार पूछ दिया जाता है आपसे प्रकाश, प्रकाश और ध्वनि के बारे में पूछा जाता है। तो प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश क्या होता है? ये अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इंद्रधनुष का निर्माण किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? आपको ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या उपयुक्त सभी। तो इंद्रधनुष जो होता है इसमें सारी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है। एंड परावर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अम्ल का लिटमस पेपर पर का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है। अम्ल जो है, अम्ल नीले अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक। यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर यहाँ पे अगर हम बेस की बात करें, बेस यानी कि क्षार, अगर बेस की बात करें तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है। नीला। आपको एक क्वेश्चन से दोनों याद रखना है। अम्ल क्या करता है? लाल करता है, और क्षार क्या करता है? नीला कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन है आपका पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या फेदोमीटर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो समुद्र की गहराई है वो फेदोमीटर के हिसाब से मापी जाती है, फेदोमीटर से मापी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो 3 अन्य जो है यंत्र दिए हुए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल तीनों पूछे जाते हैं। पायरोमीटर जो है अत्यंत ताप, अत्यंत उच्च ताप मापने के लिए। हाइड्रोमीटर जो है जल का घनत्व मापने के लिए यूज किया जाता है। और हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता। फिर से एक बार बता देते हैं। फेदोमीटर जो हो गया आपका समुद्र की गहराई। पायरोमीटर जो है उच्च जो है आग की टेम्परेचर मापा जाता है। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर जो है ये जल का घनत्व। ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। थर्मामीटर के आविष्कारक। ऑप्शन है आपका वाटरमैन, जेएल बेयर्ड, फ़ारेनहाइट या मार्कोनी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, थर्मामीटर की जो आविष्कारक है वो है फ़ारेनहाइट। लेकिन यहाँ पे जो अदर 3 है उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अगर मार्कोनी की बात करें तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। वाटरमैन, इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अगर जेएल बेयर्ड आपको पता होगा, टेलीविजन, जो आप टीवी देखते हैं उसका खोज किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने किया था। ठीक। वाटरमैन, फाउंटेन पेन, जेएल बेयर्ड, टेलीविजन, फ़ारेनहाइट आपका थर्मामीटर, मार्कोनी जो है रेडियो की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है आपका हम्फ्री डेवी, वाटरमैन, फ़ारेनहाइट या न्यूटन। तो सेफ्टी लैंप का जो हो जाएगा वो उन्होंने किया था हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, हम्फ्री डेवी राइट आंसर हो जाएगा। वाटरमैन आपको मैंने बताया, फाउंटेन पेन, फ़ारेनहाइट आपने अभी देखा। नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में थर्मामीटर, और न्यूटन जो है सापेक्षता का सिद्धांत। सॉरी, आइंस्टाइन ने दिया था। न्यूटन जो है ग्रेविटी, न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम दिया था, ग्रेविटी। तो ये हो गया, 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। और यहाँ पे अभी रिसेंट अपडेट अपलोड्स जो हैं चैनल पे हुए हैं वो आपको देखिए। जो 5 अप्रैल को जो
एनटीपीसी में जो जीके के क्वेश्चन दिए थे उनका वीडियो अपलोड हो गया है, आप देख सकते हैं एक बार कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है अगर आपका CBT 1 हो चुका है तो CBT 2 में भी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अगर नहीं है तो ज़रूर एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी देख लीजिए, करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।